Everyone, today we will complete a pending chapter दिए जल उठे थर्ड पार्ट। जनसभा में गांधी ने ब्रिटेनी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज में राजा रंक से राजा तक सभी दुखी। कुशासन होता है गंदा शासक। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने यह आंदोलन चलाया कि ये जो राजा से रंक तक मतलब प्रजा से लेकर राजा तक सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तैयार है। ये राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए, मतलब इसका नाश करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके जीवन की ये यात्रा आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे लोगों का सुख दुख जाने तभी सच्ची यात्रा होती है। तो गांधी जी के कहने का भाव था कि जो यात्रा उन्होंने शुरू की है वो किसी वाहन पर बैठकर पूरी नहीं की जा सकती। मतलब अगर हम वाहन पर बैठकर यात्रा पूरी कर लेते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता। पैदल यात्रा करने से लोगों के सुख दुख के बारे में भी हमें पता चलता रहता है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। अब हुक्मरानों में ऐसा वर्ग, शासकों में ऐसा वर्ग था जिन्हें लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। मतलब पुलिस को एक मौका मिल जाएगा गांधी जी को गिरफ्तार करने का। समुद्र पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक या चुपके से करेंगे, क्योंकि उनके अधिकारियों को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि गांधी जी चुपचाप किसी तरह का कोई जुर्म करेंगे या कोई कानून तोड़ने वाला काम करेंगे। गांधी जी तो सरेआम करते थे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट पर से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली ज़मीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि दलदली ज़मीन थी, फिसलने का डर था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी को कंधे पर उठाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया और कहा यह धर्म यात्रा है, मैं चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए, एक झोंपड़ी में आराम किया और आधी रात का इंतज़ार करते हुए वहीं के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी ऐसा मेला लगा हुआ था। भजन मंडलियाँ थी, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास, सरकार का नाश, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। मतलब वहाँ के लोग रास में भजन मंडली आई हुई थी, भजन कीर्तन हो रहा था। तो रात के समय भी ऐसा माहौल था जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? रघुनाथ काका को। उन्होंने गांधी के लिए नवी नाव खरीदी, उसे लेकर कनकापुरा पहुँचे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी, नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। मतलब इतना घना अंधेरा था कि छोटे छोटे दियों का उस अंधेरे पर कोई भी असर नहीं था। थोड़ी ही देर में कई हज़ार लोग नदी के तट पर पहुंच गए। जब लोगों को पता चला कि गांधी जी ने वहीं नदी पार करनी है तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच अपने हाथों में दिए लेकर खड़े हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ी घाटी का दृश्य हो, इतनी रौनक थी वहाँ पर। सबके हाथों में दिए थे और यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। एक तरफ तो गांधी जी पहले नदी पार करना चाहते थे और दूसरी तरफ भी वैसा सेम नज़ारा था जैसा कि वहीं नदी के सागर के एक तट पर था। दूसरी तरफ भी लोग हज़ारों की संख्या में अपने हाथों में दिए लेकर खड़े थे ताकि वो गांधी जी का स्वागत कर सके। पूरा गाँव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी के लिए गांधी और उनके सत्याग्रह का इंतज़ार कर रहे थे। रात 12 बजे मही सागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से
नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह नदी का किनारा नहीं, पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि होती है किसी शब्द का उपरांत, मतलब किसी शब्द का दूसरी बार सुनाई देना। एक बार बोलने पर जैसे पहाड़ों में शब्द गूंजते हैं। वहीं सागर के दूसरे तट पर भी ऐसी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। सेम स्थिति थी जो इस तरफ थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली ज़मीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुँचे। सीधे विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी तैयार की गई थी, क्योंकि उस तरफ भी लोगों को पता था कि गांधी जी आते ही विश्राम करेंगे, क्योंकि रात 1 बजे और 12 बजे के करीब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब उनके लिए एक झोंपड़ी लगाई गई जहाँ पर गांधी जी विश्राम करने चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद लोग तट पर दिए लेकर खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी के आने के बाद और भी सत्याग्रही हैं जो इस पार आना चाहते हैं। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करवानी होगी। बच्चे, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।